एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच थियरीज ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत में लेके आया हूँ। उसमें अधिगम के सिद्धांत के बारे में थोड़ी बात होगी, चर्चा होगी, और उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में होगी। पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबूदान जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके बाबूदान जी। तो लर्निंग थियरी के बारे में आज हम समझेंगे। क्या पढ़ना हमको? तो सिद्धांत पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है? अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है? सभी लोग, जो लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको अगर पढ़ना है तो भी जुड़ सकते हैं। पढ़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं, चाहे जहां से पढ़ लीजिए, वहां से पढ़ना ही है। हमारे यहाँ पढ़िए, वहां पढ़िए, वहां पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, पर पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ ना कुछ सीखिए। और यूट्यूब पे अगर अगर वहां पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे भी अगर देखें आप लोग तो वहां पे अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए है। चलिए तो बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। अभी तक हमने अधिगम के बारे में पढ़ा कि अधिगम क्या है? सीखना। सीखना क्या है? केवी स्क्वायर है। सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। थियरीज ऑफ लर्निंग, थियरीज ऑफ लर्निंग, हमको इसके बारे में पढ़ना है कि थियरीज ऑफ लर्निंग है क्या। थियरी ऑफ लर्निंग क्या है, इसके बारे में हमको समझना है। तो हमने लर्निंग के बारे में तो जान लिया है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग है केवी स्क्वायर। लर्निंग है क्या? तो केवी स्क्वायर है। लर्निंग केवी स्क्वायर है। केवी स्क्वायर मतलब क्या? नॉलेज में बदलाव, बिहेवियर में बदलाव, और नॉलेज में बदलाव, बिहेवियर में बदलाव, और उसके बिलीव में बदलाव, इन सभी में बदलाव करना, यही क्या है? लर्निंग है। लर्निंग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना विकास के साथ में चलती रहती है। सीखना विकास के साथ में चलती रहती है। तो यहीं से सीखना जो है, बच्चा जो भी जैसे भी पग डालता है उस पग में हर जगह पे वह सीखते रहता है। तो लर्निंग को कहते हैं केवी स्क्वायर। के मतलब उसके नॉलेज में बदलाव, बी मतलब उसके बिहेवियर बदलाव, और बी मतलब उसके बिलीव में बदलाव। ये लोग को अगर यूट्यूब पे अगर आप लोग देखें तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां पे और अच्छा रहेगा। चलिए, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग भी चल रही है, तो वहां से भी अगर आप देखें तो बेहतर होगा। मुझे डस्टर चाहिए था, नहीं मिल गया। तो करेंगे हम क्या? सिद्धांतों की। तो ऐसे ही जो एक केवी स्क्वायर है, सीखने का सिद्धांत है। सीखने के मैंने कई प्रकार के वातावरण बताया, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बताया। कल इस पर चर्चा हो चुकी थी, यूट्यूब पे है वो। तो अब हमको पढ़ना है कि सीखने के सिद्धांत कौन कौन से। तो सीखने के सिद्धांत मेनली जो है उसको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सीखने के सिद्धांत को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। सीखने के सिद्धांत को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। वो 3 श्रेणी क्या है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो 3 श्रेणी क्या है? सीखने की 3 श्रेणी के सिद्धांत, जो सीखने का जो पहलू है उसके कौन कौन से हैं? तो 3 श्रेणियों में जैसे जैसे आया, जैसे जैसे वाद आया, उसी वाद के आधार पे इसको डिवाइड कर दिया गया। तो वाद के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। तो वाद कौन कौन से, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वाद कौन कौन से? तो सीखने के सिद्धांत, हम यहाँ पे सीखने का सिद्धांत लिख दिया। सीखने के सिद्धांत के हम इसका जो है वर्गीकरण कर रहे हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे होगा। सीखने के सिद्धांत का वर्गीकरण कर रहे हैं कि इसको 3 रूपों में कैसे जाना गया। तो पहले में कहा गया कि अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, पहले व्यवहारवाद को लिया गया। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत दिया गया। फिर उसके बाद दिया गया क्या? अधिगम का संज्ञानात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत। अधिगम का संज्ञानात्मक अथवा संरचनात्मक सिद्धांत।
संरचनात्मक सिद्धांत। अपनी आवाज को म्यूट करके रखेंगे तो बेहतर होगा। फिर इसके बाद का बात आया कि ये व्यवहारवाद आया, व्यवहारवाद के बाद संज्ञानात्मकवाद आया, फिर उसके बाद जो है मानवतावाद आया। तो मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत ये अधिगम का ही है। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, तो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम का संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत, संरचनात्मकवादी सिद्धांत और अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, इन तीन रूपों में डिवाइड किया गया। अब इन तीन रूपों के अंदर में भी कई सारी बातें आई। जो ये तीन रूप है, इन तीन रूपों के भी अंदर कई सारी बातें आई कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, तो उसमें कौन कौन आएगा, जो अधिगम का संरचनात्मकवादी संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत, उसमें कौन कौन आएगा, और अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत है ह्यूमनिस्टिक थियरी, उसमें कौन कौन आएगा। तो चलिए हम इसी का थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते ताकि अंग्रेजी में भी आपको याद रहे। तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्या, अंग्रेजी में इसको कहेंगे बिहेवियरल थियरी। इसको कहते हैं बिहेवियरल थियरी, लर्निंग का बिहेवियरल थियरी, बिहेवियरल थियरी। वही इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे लर्निंग का कॉग्निटिव थियरी। कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। और वहीं इसको क्या कहेंगे कि ह्यूमनिस्टिक थियरी। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी। चलिए अब बात करते हैं इनमें क्या क्या आएगा, इनमें क्या क्या आएगा और इनमें क्या क्या आएगा। यही हम इसी इसी बोर्ड पे ही आपको पूरा चित्र समझा देते हैं। इसी बोर्ड पे ये चित्र समझा देते हैं कि इनके अंदर कौन कौन आते हैं, इनके अंदर कौन कौन आते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो ध्यान करते हैं कौन कौन आएंगे। बात करते हैं जब ये पहले इस पे चर्चा कर लेते, इनको चर्चा कर लेते। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन आता है। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में दो तरह की बातें आती है। एक होता है पुनर्बलन रहित और एक होता है पुनर्बलन सहित। एक होता है पुनर्बलन रहित और एक होता है पुनर्बलन सहित। तो दोनों की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पुनर्बलन रहित। पुनर्बलन रहित में कौन आता है, थोड़ा अलग पेन यूज करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमको और भी नीचे तक आ जाए। इसमें आया, एक आया पुनर्बलन रहित और एक आ गया पुनर्बलन सहित। एक है पुनर्बलन रहित, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। पुनर्बलन रहित, पुनर्बलन रहित। तो पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ पे पुनर्बलन सहित, पुनर्बलन सहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी बात करें किसकी, अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत की। दिख रहा है ना सभी को, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्बलन सहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दिख रहा है कि बड़ा चाहिए और, बोर्ड में बताइएगा दिख रहा है कि बड़ा चाहिए और। उद्दीपक रहित अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और उद्दीपक सहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए अब हम इस पे बात करेंगे, इसके तहत भी दो हैं। क्लियर है, ओके चलिए क्लियर है तो बढ़िया है। अब इसके इसके तहत भी दो हैं। इन दोनों में, इसमें दो है और इसमें तीन है, इसमें दो है और इसमें तीन है। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। उद्दीपक जो रहित है उसमें कौन कौन आते हैं, तो उद्दीपक रहित रहित में चर्चा कर लेते हैं। उद्दीपक रहित में इसमें दो लोग हैं। इसमें दो लोग कौन कौन है, तो दो लोग में एक है कौन, एक को कहते हैं पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलो का सिद्धांत। और यहाँ पे दूसरा है, दूसरा कहेंगे गुथरी का समीपता का सिद्धांत।
गुथेरी का समीपता का सिद्धांत। गुथेरी का समीपता का सिद्धांत। आज सूर्य कहां से उदय हुआ है? पश्चिम से तो नहीं आया है। सूर्य आज पश्चिम से तो नहीं हुआ है। मनीष, मनीष जी, आवाज करिएगा मनीष जी। मनीष पवार, मनीष पवार, सूर्य कहां से देखा आपने आज? पुनर्वलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अब इसे बात करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? अच्छा, आपने सूर्य पश्चिम से देखा क्या? मुझे लग रहा है सूर्य पश्चिम से उगा है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। यहां से कोई नहीं, प्रकाश आना चाहिए चाहे जहां से आए, चाहे वो पश्चिम से उगकर के आए चाहे पूर्व से आए, प्रकाश को आना चाहिए। मायने रखता है प्रकाश का आना। इसमें तीन है। पुनर्वलन रहित अभी था इसमें। पुनर्वलन रहित में हमने बात करा पावलो, और इसमें इसमें पुनर्वलन की बात नहीं करी गई। इन चर्चाओं में, पावलो में और गुथरी में पुनर्वलन की बात नहीं करी गई। जहां पुनर्वलन की बात करी गई, जिसमें पुनर्वलन है थोड़ा, तो पुनर्वलन है, तो इसमें पहला है थॉर्नडाइक जी। पहली बात करी गई थॉर्नडाइक की। ग्रीन पेन अगर मुझे अगर कोई दे देना, प्रोवाइड करा दे तो अच्छा रहेगा। ग्रीन पेन इसी क्लास में होगा। ग्रीन पेन ले आइए। हाँ, एक है, एक को कहते हैं थॉर्नडाइक। इसको मैं ग्रीन पेन यहां इस्तेमाल करता हूं तो आपको दिखेगा। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और दूसरा क्या है? दूसरे को कहते हैं स्कीनर का, स्कीनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्कीनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्कीनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। और जो तीसरा वाला है, तीसरे को कहेंगे क्या? तो तीसरा जो था इनमें, हल का प्रबलन सिद्धांत। हल ने भी प्रबलन का सिद्धांत दिया हुआ था। हल का प्रबलन सिद्धांत। हल का प्रबलन सिद्धांत। चलिए अब यहां से चर्चा कर लेते हैं इतनी की। अभी हम नहीं, हम अभी हमको इतना चर्चा करना है, इतने को। चलिए, ये था एक भाग। एक भाग, एक भाग। चलिए यहां तक हो गया एक भाग, जहां पे कि व्यवहारवादी सिद्धांत की बात हमने करी। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत में यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। इनके पांचों को हमने 2 भागों में बांट दिया। रेनिंग नो, अच्छा हाँ, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, बारिश भी नहीं है तो कहाँ से होगा? सही है, बिल्कुल बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसके? संरचना, इसकी बात करेंगे। अधिगम का संज्ञानात्मक वादी जो सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। इसमें कौन कौन है? तो इसमें घने लोग हैं। इसमें घने लोग हैं। घने लोगों को लेके आएंगे। यहाँ नीचे हम देखेंगे, हमारे पास स्पेस है, थोड़ा स्पेस है, तो हम अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो हमको स्पेस वाला भी दिखने लगेगा। बढ़िया, गुड, सुपर। चलिए अब हम लेंगे, किसको लेंगे? अधिगम का संज्ञानात्मक संरचनावादी सिद्धांत। तो इसको हम लेके आते हैं ऐसे। इसको थोड़ा और नीचे है क्योंकि इसमें ज्यादा है, तो लाइन हम खींच लेते हैं यहां तक। लाइन हम खींच लेते हैं यहां तक। बहुत बढ़िया, सुपर, सुपर। और हम इसको भी लाइन ले लेते हैं यहां पर। इसको भी लाइन ले लेते हैं यहां पर, तो यहां तक आ जाए, जहां तक भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए हम किसकी बात करने जा रहे हैं। हम कौन से सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं? चैट बॉक्स में बताइएगा। चैट बॉक्स में बताइएगा किसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी।
कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सूझ का सिद्धांत। सबसे पहला जो चर्चा आता है वो आता है सूझ का सिद्धांत। चलिए सूझ के सिद्धांत को ले लेते हैं। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? सूझ का सिद्धांत किसको दिया था? कोहलर ने। कोहलर, कोफका, कोफका और वर्दीमर। कोहलर, कोफका और वर्दीमर। कोहलर, कोफका और वर्दीमर। कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये कर्ट लेविन। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे दूसरा, चिन्ह आकार का सिद्धांत। चिन्ह आकार, अब यहां से दूसरा लेंगे तो दूसरा आएगा चिन्ह आकार। चिन्ह आकार, चिन्ह आकार का सिद्धांत, चिन्ह आकार अधिगम सिद्धांत। चिन्ह आकार अधिगम सिद्धांत ये किसका था? तो यह था टॉलमैन का। टॉलमैन जी। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा किसका है? तो तीसरा है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन का। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन, ये चार्ट अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। कर्ट लेविन। फिर उसके बाद आगे आते हैं कौन? इसके बाद की बात आती है इसी में अधिगम में ही, संज्ञानात्मक में आते हैं जो है अधिगम का सोपान की सिद्धांत, रॉबर्ट गैगने। अधिगम का सोपान की सिद्धांत, रॉबर्ट गैगने। रॉबर्ट गैगने या गैने भी कहते हैं उनको, रॉबर्ट गैगने या रॉबर्ट गैने, ये हो गया। अब बात आती है इसके बाद जो है अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। चलिए अभी हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं तो अब कौन आएंगे? अब आएंगे पियाजे जी। पियाजे को हमने पढ़ लिया हुआ है, पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत ये संज्ञानात्मक है, यह भी लर्निंग के बारे में बताते हैं। फिर आता है कौन? लर्निंग बच्चे करते हैं कैसे? तो समाज के जरिए करते हैं, समाज के जरिए और संस्कृति के जरिए करते हैं। तो समाज और संस्कृति में कौन होगा? तो होगा वहां पे कौन? वाइगोस्की जी। वाइगोस्की का सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलो बहुत बढ़िया, इतनी तक हो गई सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, स्केप फोल्डिंग, जेडपीडी, ये सब इन्होंने बात करी है। पियाजे ने चार चार चरण बताए हुए, ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, बहुत लंबा लंबा पढ़ लिया हुआ। सामाजिक अभी हमको पढ़ना है, अधिगम का सोपान की सिद्धांत पढ़ना है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत पढ़ना है, और चिन्ह आकार सिद्धांत पढ़ना है, सूझ का सिद्धांत पढ़ना है। ये पूरे दिख रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत है? पूरा बोर्ड दिख रहा है या कहीं कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो तो बताइएगा। सही बात है, सही बात है, ये पूरा बोर्ड दिख रहा है ना। अब हमको लास्ट वाला पढ़ना है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी में कौन है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी में कौन है, उनकी चर्चा करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी की चर्चा करेंगे, उसमें कौन कौन है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है अब्राहम मास्लो का नीड थियरी, अब्राहम मास्लो की नीड थियरी। चलिए ह्यूमनिस्टिक थियरी पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है अब्राहम मास्लो, अब्राहम मास्लो की नीड थियरी, नीड थियरी, अब्राहम मास्लो की नीड थियरी। नीड थियरी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, फिर कार्ल रोजर्स का अनुभव अधिगम सिद्धांत,
कार्ल रोजर्स का अनुभव, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। उसके बाद कौन है? उसके बाद है डेविड कोल्ब का अनुभवजन्य सिद्धांत। डेविड कोल्ब, डेविड कोल्ब का अनुभवजन्य सिद्धांत। ये दोनों अनुभव के आधार पर बताते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे। फिर कौन आते हैं? तो आते हैं मेलकम, मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत, प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। फिर आखिरी आते हैं इनमें, आखिरी है पाउली फेरेरे का आलोचनात्मक सिद्धांत। पाउली फेरेरे का आलोचनात्मक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है अधिगम के, ये इतने सिद्धांत हैं अधिगम के। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एक पे, फिर एक पे आएंगे, सीधे जंप करेंगे आगे। अब आगे आएंगे यहां से पाउलो का, पाउलो की बात करेंगे, पाउलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करेंगे। चलिए एक बार इसको देख लीजिए आप लोग सब। कहीं से कोई अगर समस्या हो, बोर्ड पे ना दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा। ये सर बोर्ड पे ये नहीं दिख रहा है। चलिए हो गया। अब अगर हम ये पूरा एरिया एक तरफ कर दें तो ये एक तरफ हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक एक हो जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक एक हो जाएगा, और ये जो है अलग हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे या हम कर दें? चले जवाब दीजिए आप लोग, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ समस्या है बताइए। वॉइस ऑन करके बोलिए, चैट करके बोलिए, बट बोलिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जवाब यस हो गया लिख करके। अच्छा चलिए, अब यहां से बात करते हैं एक बार फिर से सीखने के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सीखने का सिद्धांत है, इसमें तीन सिद्धांत है। अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, खाली अधिगम को छोड़ दीजिए, खाली व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ लीजिए, संज्ञानात्मक संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ लीजिए, और मानवतावादी सिद्धांत पढ़ लीजिए। अधिगम में तीन सिद्धांत है। अधिगम में मुख्यतः तीन तरह से सिद्धांत है, और इन्हीं तीन तरह पे इनका वर्गीकरण किया गया है, तीन रूपों में वर्गीकरण किया है। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो व्यवहारवादियों को भी दो तरीके से वर्गीकरण किया गया है। एक जो है, एक पुनर्बलन सहित और एक पुनर्बलन रहित। तो पुनर्बलन रहित में कौन कौन आते हैं जिसमें पुनर्बलन की बात नहीं करी गई है? तो उसमें पावलोव जी और गुथरी जी। पावलोव जी का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और गुथरी जी का समीपता का सिद्धांत। इसमें पुनर्बलन की बात नहीं करी गई है, खाली अनुबंधन की बात करी गई है, खाली अनुबंधन की बात करी गई है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करी गई है। वहीं जब बात आते हैं पुनर्बलन में, तो पुनर्बलन के साथ में जो लोग बात करते हैं, तो पुनर्बलन के साथ में बात कौन करते हैं? तो थॉर्नडाइक जी, जिसमें प्रयास त्रुटि का सिद्धांत बताते हैं, और प्रभाव के आधार पर ही वहां पे पुनर्बलन आता है। फिर स्किनर जी की बात आती है, तो स्किनर जी जो है वह सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। फिर हल्का प्रबलन सिद्धांत आता है। तो ये जो तीनों लोग हैं, ये लोग इनके इनके सिद्धांत में प्रबलन आता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रबलन। और ये सभी लोग, ये पांचों लोग क्या है? ये व्यवहारवादी है, ये सभी लोग व्यवहारवादी हैं। वही बात करते हैं संज्ञानात्मकवादी। तो संज्ञानात्मकवादी में कौन आएगा? तो संज्ञानात्मकवादी में जिसमें संज्ञान की बात करी जाती है, तो उसमें सूझबूझ का सिद्धांत है, उसमें चिन्ह आकार का सिद्धांत है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत है, अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ये भी व्यवहारवादी है, इनको भी याद रखिएगा, ये व्यवहारवादी है। और हालांकि इन्होंने संज्ञान पर बात करी हुई है, तो इसलिए इसलिए यहाँ पे भी आते हैं, जबकि है ये व्यवहारवादी। जो बंडूरा जी हैं, बंडूरा जी व्यवहारवादी हैं, बट ये चूंकि संज्ञान की बात करते हैं, तो संज्ञान में इसलिए इनको यहाँ रखा गया। नकल की बात करते हैं, जब नकल की बात करते हैं, अनुकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं व्यवहारवादी में। तो इसलिए दोनों में बात होती है इनकी। अब ये दोनों लोग तो बिल्कुल ही अलग हैं, पियाजे जी और वाइगोस्की जी बिल्कुल ही अलग हैं। इन दोनों लोगों ने संरचनात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। इन दोनों लोगों ने, पियाजे ने और वाइगोस्की ने, संरचनात्मक सिद्धांत का
संकल्पना दी हुई है। इनके जरिए पियाजे को कहा जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और जो है वाइगोस्की जो कहा था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इन दोनों लोगों को इनका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जो प्रणेता है उनको वाइगोस्की जी कहा जाता है, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रणेता को जो है पियाजे जी कहा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर ये लोग जोर देते हैं। पियाजे जी जो है इनेटिस्ट है, वह इनेटिस्ट की बात करते हैं कि बच्चे जन्मजात से सीख जाते हैं, जबकि वाइगोस्की जी कहते हैं यहाँ पे इनेटिस्ट नहीं है, बच्चे वातावरण और संस्कृति से भी सीखते हैं। इन दोनों में ये दो फर्क है, इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है। फिर बात करी जा रही है कि मानवतावादी सिद्धांत क्या है। तो मानवतावादी सिद्धांत में बात करी जा रही है कुल मिलाकर के 5 लोगों की। मानवतावादी ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म थियरी सबसे लास्ट में आई। ह्यूमनिज्म थियरी सबसे लास्ट में आई कि मानव को ध्यान में रख करके बात करी गई। तो अब वहां पे ह्यूमनिस्टिक थियरी में क्या हुआ, तो अब्राहम मास्लो आवश्यकता, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। इनका एक हायरार्की भी है, मास्लो की हायरार्की भी है, उसमें 7 बिंदु 8 बिंदु दिए गए हैं। तो वो जो है बिंदु हम जब आगे पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो अब्राहम मास्लो का ये पर्सनालिटी में भी आते हैं, अब्राहम मास्लो जी पर्सनालिटी में भी आते हैं। पर्सनालिटी का विकास उसी तरह से होता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे से पर्सनालिटी का भी विकास होता है, तो इसलिए पर्सनालिटी में भी आते हैं। कार्ल रोजर्स का अनुभव अधिगम सिद्धांत है, यानी व्यक्ति जो है वो अनुभव के आधार पर सीखता है, जो उसका पुराना अनुभव होता है उसी आधार पर सीखता है। यहाँ पे कार्ल रोजर्स को भी पढ़ेंगे। डेविड कोल्ब का भी वही सेम सिद्धांत है, तो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बताया, उसको भी पढ़ेंगे। मेलकम नोल्स कहते हैं कि प्रौढ़ लोग कैसे सीखते हैं, तो प्रौढ़ लोगों को सीखने की बात करिए तो मेलकम नोल्स को भी हम पढ़ेंगे। फिर बाद में बात करी जाती है पाउली फेरेरे का सिद्धांत। पाउली फेरेरे का सिद्धांत हम ये भी पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े ब्रीफ में इनको भी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से पूरे सिद्धांत को, अधिगम के सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक संरचनात्मकवादी और मानवतावादी, इन रूपों में डिवाइड किया गया। तो कुल मिलाकर के हमको कितने लोगों को पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोगों को हमको पढ़ना है। तो बात करें यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 जो है वो व्यवहारवादी में, 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है यहाँ पे, ये हो गए 5 5, यहाँ पे हो गए ये 7, और ये हो गए 5 5 5 10 और 7 17, कुल हमको 17 लोगों को पढ़ना है किसमें, ये अधिगम के सिद्धांत में। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी भी जो अगर हमको लगेगी आवश्यकता तो उनको भी पढ़ेंगे। अदरवाइज इतना जो हम तो जरूर कवर करेंगे, इतने लोगों को जरूर कवर करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। स्पष्ट है, स्पष्ट है, तो आगे चले। चलिए जवाब और आप लोग बोलिए भी। अब यहाँ से हम बात करेंगे एक उठाएंगे, पुनर्बलन, पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत में सबसे पहले पावलोव पढ़ेंगे। आज हम पावलोव स्टार्ट करेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत का पुनर्बलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का पावलोव का सिद्धांत, हम पावलोव का सिद्धांत आज पढ़ेंगे, गुथेरी को बाद में। चलिए अब यहाँ से उठाते हैं पावलोव को। पावलोव जी क्या है, पावलोव के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ये वाली थियरी है अधिगम वाली, जिसमें पुनर्बलन रहित और पुनर्बलन सहित है, इसको एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं, इसको एसोसिएटिव थियरी भी कहते हैं, यानी साहचर्य का भी कहते हैं इसको, इसी को साहचर्य भी कहते हैं कि एक दूसरे के से संबंध मिला करके, साहचर्य मिला करके सीखा जाता है और उसी से सीखते हैं साहचर्य के, तो इसको साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। इसको एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं, साहचर्य जहां पे 2 लोग आकर के मिलते हैं उसे कहते हैं साहचर्य, तो साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ से बात करेंगे जो है पहला, सबसे पहला पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत का पहला जो हमारा पग आएगा, वो पग हम डालेंगे किस पर, तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर हम पहला पग डालेंगे। तो यहाँ से चर्चा कर लेते हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इनका पूरा नाम है इवान पावलोव।
इनका पूरा नाम है इवान पाउलो। 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया। इनका पूरा नाम है इवान पाउलो और इन्होंने 1904 में सिद्धांत दिया। चलिए, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पाउलो है। कौन है? इवान पी पाउलो इस सिद्धांत के प्रतिपादक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पाउलो जी। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया? तो इन्होंने यह सिद्धांत इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में दिया। 1904 में दिया। क्या? तो ये कौन है? इनका पूरा नाम है इवान पी पाउलो। इनका पूरा नाम है इवान पी पाउलो। ये बिहेवियरिस्ट हैं। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। कब? 1904 में। 1904 में दिया। अब यह इनको 1904 में ही चिकित्सा का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह पाचन पाचन क्रिया के क्षेत्र में बहुत बड़े चिकित्सक थे। ये पाचन क्रिया के और उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1904 में, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये पुरस्कार भी है। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। इनको क्या? तो इनको अनुबंधन का जनक, इन्हें अनुबंधन, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, अनुबंधन का जनक, अनुबंधन का जनक कहा जाता है। यही अनुबंधन जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो इसी को कहते हैं एडिक्शन भी कहते हैं। जब अनुबंधन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंडीशनिंग जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आगे जाकर के एक एडिक्शन का रूप लेती है, जिसको कहते हैं मोबाइल एडिक्शन, फला एडिक्शन, ढिमका एडिक्शन, ये एडिक्शन, वो एडिक्शन। तो उस एडिक्शन को निकालने के लिए भी कंडीशनिंग करी जाती है, उस एडिक्शन को लाने के लिए भी कंडीशनिंग करी जाती है। एडिक्शन को लाने के लिए भी कंडीशनिंग करी जाती है और एडिक्शन को छुड़ाने के लिए भी कंडीशनिंग करी जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ कंडीशनिंग की बात करें, इन्होंने कंडीशनिंग पर ही बात करी कि कंडीशनिंग कैसे दूर करी जाएगी। तो कंडीशनिंग पर ही, कंडीशनिंग इनको जनक कहा जाता है। एक बच्चा है, एक बच्चा वो पढ़ता नहीं है, एक बच्चा पढ़ता नहीं है, तो पढ़ता नहीं, उसे क्या किया गया? अब पढ़ने के लिए उसे उसे जो है कुछ चीजें दी गई, कुछ चीजें दी गई और वो उस चीजों के आधार पे बच्चा डेली पढ़ने लगा। या फिर उसको उसी आधार पे कंडीशनिंग करी गई। पढ़ेगा कब? जब हम उसको खाने के टाइम पे बुलाएंगे। पढ़ेगा कब? खाने के टाइम बुलाएंगे। पढ़ेगा कब? खाने के टाइम बुलाएंगे। तो खाने के टाइम में बुलाएंगे, बच्चे को हमको करना क्या है? कंडीशनिंग करानी किसकी? पढ़ने की। पढ़ने की कंडीशनिंग करानी है, तो कंडीशनिंग के लिए हम कुछ स्टिमुलस उसको देते हैं, कुछ स्टिमुलस देते हैं। उस स्टिमुलस के आधार पे, उसी स्टिमुलस से हम उसको जो है कंडीशनिंग कराएंगे, उसी स्टिमुलस से कंडीशनिंग कराएंगे। तो पढ़ने के लिए हम ऐसा समय बनाते हैं, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे को रुचि कहाँ पे है। पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि यह कैसे कंडीशनिंग होगी, कंडीशनिंग किस रूप में होगी। तो कंडीशनिंग के लिए वो चीज पहले फाइंड आउट करना है कि क्या यह म्यूजिक में कंडीशनिंग होता है, खाने में होता है। अगर खाना नहीं, उसको पसंद ही नहीं है, तो उस कंडीशनिंग से खाना नहीं होगा।
बच्चे को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक दे करके, बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पसंद करके, बच्चे को ट्रॉफी पसंद है तो ट्रॉफी, तो वो जो है एक चीज वहां पे दे करके उसी आधार पे पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो पढ़ने के लिए प्रेरित करना, आगे जाकर के इसी को उन्होंने क्या किया कि इसी को उन्होंने आगे जाकर के उस कंडीशनिंग को, जो कंडीशनिंग जो स्टिमुलस दिया जा रहा था उस स्टिमुलस को कम कर दिया, फिर कंडीशनिंग जो है वह होने लगी, कंडीशनिंग होने लगी। सेम वैसे ही क्या करते हैं, अगर किसी का मान लीजिए कोई नशा मुक्ति करानी है, कोई नशा मुक्ति करानी है, तो नशा मुक्ति करने के लिए भी हम यही कंडीशनिंग अपनाते हैं। नशा मुक्ति कराने के लिए भी हम ये अपनाते हैं कि व्यक्ति जो है, मान लीजिए पान मावा मसाला खाता है, गुटखा खाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, गुटखा खाता है, तो अब गुटखा खाता है, इस गुटखे को छुड़ाना है, तो गुटखे को छुड़ाना है तो कंडीशनिंग कैसे करेंगे हम, गुटखा तो खाता है, उतना जल्दी तो नहीं छूटेगा, गुटखा नहीं छूटेगा इतना जल्दी, बट गुटखे को हम क्या करें, गुटखे जैसा ही उसमें कम कम जो है निकोटीन, कम निकोटीन वाला पदार्थ हम यहाँ पे दें, कम निकोटीन वाला पदार्थ दें, अभी मात्रा ये ज्यादा है तो इसकी मात्रा पे इसको देते रहें, ये ज्यादा है इसकी मात्रा पे इसको देते रहें। अब धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ाते जाएं, ये मान लीजिए 10 ग्राम है और यहाँ पे हम 2 ग्राम दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्राम दे रहे हैं, अब यहाँ पे 9 ग्राम कर दें, यहाँ पे 3 ग्राम कर दें, यहाँ पे 8 ग्राम कर दें, यहाँ पे 4 ग्राम कर दें, यहाँ पे 7 ग्राम कर दें, यहाँ पे 5 ग्राम कर दें, यहाँ पे 6 ग्राम कर दें, यहाँ पे 6 ग्राम कर दें, यहाँ पे 5 ग्राम कर दें, यहाँ पे 4 ग्राम कर दें, यहाँ पे 4 ग्राम कर दें, यहाँ पे 3 ग्राम कर दें, यहाँ पे 3 ग्राम कर दें, यहाँ पे 2 ग्राम कर दें। तो बच्चा क्या होगा, ये ऐसे ही 7, 8, 9, 10, अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे कम होने लगा और जिसमें निकोटीन की मात्रा नहीं है वह ज्यादा होने लगी, तो क्या होगा, ये चीज इसकी हट जाएगी, जिसमें बच्चे को नुकसान हो रहा था, व्यक्ति को जो नुकसान हो रहा था वो हट जाएगा, और जिसमें व्यक्ति का फायदा हो रहा वो चीज के प्रति व्यक्ति जो है प्रेरित होने लगेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम इस जो है कंडीशनिंग करते हैं, कंडीशनिंग करने के बाद जो उसकी बेकार चीजें हैं या जो जो जिससे उसको हार्म होता है, नुकसान होता है, उसको कम करके हम ये करते हैं। तो इस सिद्धांत को दिया किसने, ये पाउलो जी ने दिया। पाउलो जी ने बताया कि कंडीशनिंग कैसे करी जाती है, कंडीशनिंग को करने का तरीका इन्होंने बताया, एक एक प्रयोग के जरिए, उस वो जो प्रयोग किया उन्होंने वो कुत्ते पर प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया। तो कुत्ते का क्या नाम था, कभी कभी कुत्ते का नाम भी पूछा जाता है कि उन्होंने किस कुत्ते पर प्रयोग किया, उन्होंने किस कुत्ते पर प्रयोग किया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उनके कुत्ते का नाम जो प्रयोग किया था उस कुत्ते का क्या नाम है। थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है कि यह भी पूछा जा सकता है कि हाँ ओबियसली पूछा जा सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि अनुबंधन के लिए, कंडीशनिंग के लिए, इनको कंडीशनिंग का जन्म कहा जाता है। इन्होंने इन्होंने अनुबंधित क्रिया को समझाने के लिए, इन्होंने अनुबंधित क्रिया को समझाने के लिए, क्रिया को समझाने के लिए, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इन्होंने किसको, तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को समझाने के लिए अनुबंधित क्रिया या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को समझाने के लिए, एक कुत्ते, एक कुत्ते का नाम था बेक, कुत्ते का नाम था बेक, एक बेक नामक कुत्ते पर प्रयोग किया, बेक नामक कुत्ते पर प्रयोग किया, एक बेक नामक कुत्ते पर प्रयोग किया। और प्रयोग करने पर उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया कि बच्चे को शुरू शुरू में जो कुत्ता था, कुत्ते को शुरू शुरू में उन्होंने जो है उसको भोजन दिया, शुरू शुरू में उसको भोजन दिया, और भूखा कुत्ता कुत्ता जो बिल्कुल भूखा रखा उसको भोजन दिया, तो देखा कि लार लार आना स्वाभाविक है, मतलब अगर भूख लगी है तो सामने खाना दिखेगा तो स्वाभाविक है लार आएगी। जैसे आपको ही अगर कोई बढ़िया, अरे वाह आज तो फर्स्ट क्लास का, आज जो है वो चारण हॉस्टल में फर्स्ट क्लास का आज शाम को जलेबी बनने वाली है, तो सभी चारण हॉस्टल चलेंगे सभी लोग, तो चारण हॉस्टल जाकर के आज जलेबी खाएंगे। तो कौन कौन जाने वाला भाई चारण हॉस्टल, जरा चैट बॉक्स में बताए तो, चारण हॉस्टल चल के जलेबी खाना है आज, जवाब। सर अभी मेस बंद है। ओहो, लियो भैया पहले ही यार गुड़ गोबर कर दिया सब तो है, कहीं से मंगा कर खिला दिए होते यार, पहले ही मना कर दिया कि बंद है।
हाँ, चलो कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए ऐसे ही, जैसे ही देखा कि यार जलेबी है, समोसे हैं, जलेबी और समोसे का नाम सुनते ही जो है ना लार आने लगती है। तो ऐसे ही कुत्ते को भी खाना जैसे ही दिखा, भूखा है, भूखा है तो भूखे के सामने जैसे ही खाना मिलेगा तो लार तो आने लगेगी भाई। तो भूखे कुत्ते को जैसे भोजन का दिया गया तो वैसे उसको लार लार जो है आने लगी। चार ने एक 4 नंबर आ गए, चलिए। तो लार आने लगी, लार आने लगी। अब यह किसी को उन्होंने और आगे बढ़ाया, तो लार को जो उन्होंने क्वांटिटी में गिनना शुरू किया, लार को उन्होंने क्वांटिटी में गिनना शुरू किया। चलिए आगे चलते हैं, इसी बात करते हैं। तो भूखे कुत्ते को इन्होंने जो कुत्ता लिया, या बेक नामक कुत्ता, तो कुत्ते को भूखा रखा। भूखे कुत्ते को, भूखे कुत्ते को भोजन सामने लाने पर देखा गया कि लार आई। लार आना स्वाभाविक था, लार का आना स्वाभाविक था, क्योंकि भोजन देख करके लार आती है, स्वाभाविक था। लार का आना स्वाभाविक था, यानी भोजन को देख करके लार का आना स्वाभाविक था। तो लार का आना स्वाभाविक था। इसी लार को, इसी लार के टपकने को, या इसी लार की मात्रा को, इसी लार की मात्रा को, मात्रा को, इसी लार की मात्रा को जब काउंट किया गया, देखा गया, इसी लार की मात्रा को देखा गया, देखा गया, तो उसे परिमाणात्मक, उसी परिमाणात्मक, तो उसे परिमाणात्मक अनुबंध अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया। उसे उसे परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत, परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। यानी इसे क्या कहा गया, तो परिमाणात्मक सिद्धांत भी कहा गया। परिमाणात्मक क्यों कहा गया, ये ध्यान करिएगा, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक ध्यान करिएगा। और यहाँ मैंने बात कर रहा था कुत्ते को, तो इन्हें जनक कहा गया, ये भी याद रखिएगा। यह अनुबंधित क्रिया रिस्पॉन्स इन्होंने दिया समझाने के लिए, तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया, तो कुत्ते का नाम था क्या, बेक। ये बेक नामक कुत्ते को भी याद रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे कुत्ते को, भूखे कुत्ते को, भूखे कुत्ते को इन्होंने सामने भोजन दिया, तो लार आना देखा गया, तो लार आना स्वाभाविक था, लार का आना स्वाभाविक था। अब जब लार का आना स्वाभाविक था, तो इसी लार को जब काउंट किया गया, इसी लार को काउंट किया गया, तो लार को काउंट करना, लार को काउंट करना, तो लार को काउंट किया गया मात्रा में, लार को काउंट किया गया मात्रा में, मात्रा मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी में काउंट किया गया, तो काउंट उसी को कहा गया, जब क्वांटिटी में कहा गया तो उसको कहा गया मात्रात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत, परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत, यानी क्वांटिटेटिव स्टिमुलस थियरी, क्वांटिटेटिव स्टिमुलस थियरी, यहाँ पे ये कहा गया उनको। तो ये यहां तक ये हमने समझा। चलिए हम यहां से थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कुत्ता, कुत्ते पर कैसे प्रयोग किया गया, कुत्ते पर कैसे प्रयोग किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। या फिर कुत्ते को पहले देख लेते हैं, कुत्ते को देख लेते हैं, फिर हम प्रयोग करेंगे कुत्ते को कैसे सामने लाया गया। चलिए, यहां तक हो गया तो आगे चले, यहां तक हो गया तो आगे चले। अब यहां से ये प्रयोग हो गया। अभी तक तो हमने थोड़ा सा पॉलोव जी के बारे में जाना, पॉलोव जी ने क्या किया उसके बारे में जाना। अब हम जो प्रयोग उन्होंने किया, प्रयोग पर चलते हैं, प्रयोग उन्होंने कैसे किया, उन्होंने प्रयोग कैसे किया कुत्ते पर, वो करेंगे। फिर इसमें क्या, इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे, फिर इम्प्लीकेशन की चर्चा करेंगे। पहले प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग देखने के बाद फिर उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे, उसका एप्लीकेशन चेक करेंगे और उसका फिर इम्प्लीकेशन चेक करेंगे, देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे 4 कंडीशन दिखाई गई, 4 कंडीशन, 4 कंडीशन में, 4 कंडीशन को 2 कंडीशन में आगे डिवाइड किया गया। पहले हम इन कंडीशनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख क्या लेते हैं, हम दर्शा देते हैं एक ही में, फिर यहाँ पे इस तरह पे चर्चा करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं, 4 कंडीशन यहाँ दिखाई गई है। 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में पहली कंडीशन को कहा गया बिफोर कंडीशनिंग,
पहली है बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करने से पहले, बिफोर कंडीशनिंग। दूसरा है, दूसरी कंडीशन में भी, दूसरी कंडीशन भी है वही बिफोर कंडीशनिंग। दूसरी भी है बिफोर कंडीशनिंग। तीसरी है आफ्टर कंडीशनिंग। तीसरी कंडीशन में दिखाया गया आफ्टर कंडीशनिंग। ध्यान करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। फिर चौथी में बात करी गई, चौथी में भी बात करा गया आफ्टर कंडीशनिंग। अब इसमें बात क्या है, यहाँ पे बात करें तो खाली दो ही है, बिफोर और आफ्टर। अब इसमें मुद्दे बन रहे हैं चार, मुद्दे बन रहे हैं चार। एक है बिफोर और दूसरा है आफ्टर। एक है बिफोर और दूसरा आफ्टर, यानी ऊपर वाला सर्कल जो है वो बिफोर है और नीचे वाला सर्कल जो है आफ्टर है। बट इसमें मुद्दे बन रहे हैं चार। अब चार मुद्दे बन रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे बन रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले में क्या किया गया, पहले में रखा गया कुत्ते को, कुत्ते को रखा गया यहाँ पे कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते को जो है देखा गया, कुत्ते को यहाँ भोजन दिया गया, कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। और भोजन को देख करके ही कुत्ता जो है, भोजन को देख करके ही, ये मान लीजिए कुत्ता है, ये कुत्ता है, इसकी आंखें हैं, मान लीजिए इसकी आंखें हैं, ये कुत्ता जो है देख करके भोजन को जैसे देख कर रहा है या फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, भोजन को देख करके ही रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, भोजन को देख रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो रिस्पॉन्स कर रहा है। अब यहाँ पे भोजन, भोजन क्या होगा, भोजन को कहेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है बीच में, भोजन बस सामने है, अभी कोई कंडीशनिंग नहीं की जा रही है, जिसको कहेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसे कहेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस या इसी को कहेंगे यूएस, इसी को कहेंगे क्या, यूएस, यूएस। यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही कुत्ता भोजन को देख रहा है, जैसे ही कुत्ता भोजन को देख रहा है तो इसको जो है, जो इसको लार टपकने लग रही है, जो टपकने लग रही है क्या है, यहाँ पे लार, जैसे ही कुत्ता भोजन को देख रहा है तो यहाँ पे लार आने लग रही है, लार का आना, लार का आना। अब यह लार जो है यह क्या कहलाएगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई कोई जो है कंडीशनिंग नहीं हो रही है, इसे कहेंगे यू आर। यहाँ पे था यूएस और यू आर, यूएस और यू आर। पहले देखिए, पहले में क्या हुआ कि सामने बच्चे के कुत्ता मतलब कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। ऐसे ही भूखा कैसा था, बहुत दिनों से भूखा था, जो कुत्ता था वो बहुत दिनों से भूखा था, तो भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। जैसे हम ही है, हमारे सामने ही अगर भोजन रखा रहेगा और हम भूखे हैं तो हम तो टूट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे। तो वैसे ही जैसे ही सामने भोजन रखा गया, अब कुत्ता भोजन दिया जाएगा तभी खाएगा, सामने इसको भोजन रखा गया, जैसे भोजन को देख रहा है, भोजन को देखते उसके मुंह से लार आने लगी, तो लार आने लगी। ये लार आना क्या है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, लार का आना नेचुरल है, लार का आना नेचुरल है, क्योंकि अभी इसके साथ में कोई कंडीशनिंग नहीं करी जा रही है। अब यहाँ पे हो गया इतनी ही बात। अब यहाँ पे दूसरी बात, दूसरी बात में कहा गया कि जब बिफोर कंडीशनिंग में ये बात और करी गई, एक बात और करी गई, यहाँ पे देखा गया कि अब जैसे हमने यहाँ पे भोजन रखा, ध्यान करिए, यहाँ पे भोजन रखा, भोजन रखने के बाद, भोजन रखने के बाद देखा तो लार आ रही है। दूसरे में हमने जब देखा तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट में हम जब हमने किया, यहाँ पे वही सेम कुत्ता, यहाँ पे वही सेम कुत्ता, वही भूखा कुत्ता है, यही भूखा कुत्ता है। और इस भूखे कुत्ते को, इसको आंख दी गई, आंख से यह देख रहा है, यहाँ पे दिया गया घंटी, यहाँ पे दिया गया घंटी, घंटी जो है यहाँ रखी गई। अब घंटी को बजाया जा रहा है, घंटी को बजाया जा रहा है, घंटी को बजाया जा रहा है। अब घंटी के बजाने से, यहाँ पे घंटी है, ये घंटी है, घंटी को बजाया जा रहा है, तो घंटी के बजाने से, घंटी के बजाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे घंटी, घंटी को बजाने से पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भोजन को देख करके फर्क पड़ रहा था, ध्यान करिएगा, भोजन को देख करके इसको फर्क पड़ रहा था कि भोजन को देखते ही लार आ रही थी। अब यहाँ पे बच्चे को, यहाँ पे एक चीज और देखी गई, रिस्पॉन्स किया गया, प्रयोग किया गया,
पहले में किया गया भोजन के साथ में और दूसरे में घंटी के साथ में प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें तो चीज थी, इसमें चीज थी, इसको देख करके जो है व्यक्ति के अंदर एक भाव जागृत होगा, एक चीज को देख करके व्यक्ति के अंदर भाव जागृत होगा। तो भाव जागृत होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन, मतलब यहाँ पे कोई चीज है, जबकि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि अट्रैक्शन बढ़े, जिससे कि वहां पे व्यक्ति के सामने या किसी वस्तु के सामने उसको आए कोई। तो ये घंटी, घंटी को आ गया न्यूट्रल स्टिमुलस। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि घंटी क्या होती है, तो घंटी को कहा जाता है क्या, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी घंटी, घंटी कैसी है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल, बेल जो है घंटी, घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब ये बजाया गया तो देखा गया क्या, देखा गया यहाँ पे रिस्पॉन्स देखा गया, तो रिस्पॉन्स कैसा है कुत्ते का, तो कुत्ते का रिस्पॉन्स देखा गया जब इसने घंटी को देखा, घंटी बजाई जा रही है, कितना भी बजाओ ना घंटी, घंटी बजाओ से क्या फर्क पड़ने वाला है, घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुत्ते को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, घंटी से कोई रिलेशन नहीं है। घंटी को देख करके क्या करेगा वो, उसको तो भोजन चाहिए, तो यहाँ पे भोजन पे लार आ रही थी, बट इससे कोई लार उसको देखा गया कि नहीं आ रही है, कि लार का न आना, यहाँ पे लार का न आना, यहाँ पे कोई लार नहीं आ रही है, कोई लार नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब ये क्या होगा, यहाँ पे था न्यूट्रल स्टिमुलस था, यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस था, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं करी गई, वो ऐसा था यूएस। यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है, यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं करी गई है, यहाँ पे इसमें कोई चीज भी नहीं, किसी कहा गया मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिखा गया, यहाँ पे नो कंडीशन रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आया, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पे घंटी तो दिया गया, घंटी के साथ में कोई भी कंडीशनिंग, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लार नहीं आई, यानी हमने यहाँ पे भोजन दिया, भोजन के साथ में देख रहे हैं कि नेचुरल है, मतलब हमने ऐसे भोजन दिया, भोजन देने के बाद उसको देख रहे हैं तो लार आ रही है। फिर वहीं पे हमने क्या किया, भोजन की जगह पे हम घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो घंटी बजाने को देखा कि घंटी जो है उससे ऐसा चीज है जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो देखा गया कि उसको कोई लार नहीं आ रही, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे जो है, अब अभी तक अनकंडीशन दोनों थे, ये भी अनकंडीशन था, ये भी अनकंडीशन था। अब यहाँ पे देखा गया कि कंडीशनिंग करी जा रही है, बेल को ही लेकर के कंडीशनिंग करी जा रही है। तो अब यहाँ पे किया जा रहा है, अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ पे ये इसको कहेंगे ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर नहीं कहेंगे, इसको ड्यूरिंग कंडीशनिंग कहेंगे, इसको ड्यूरिंग, इसको ड्यूरिंग कंडीशनिंग कहेंगे। ड्यूरिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग के टाइम पे क्या होगा, जब हम कंडीशनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे क्या देखा रहा है, अभी हमने बिफोर कंडीशनिंग करा था, बिफोर कंडीशनिंग में हमने ये भी देखा था कि कोई रिस्पांस नहीं है, इसमें हमने न्यूट्रल किया था। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में कर रहे हैं कि घंटी को साथ में भोजन लेके आ रहे हैं, घंटी के साथ में भोजन लेके आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो हमने यहां दिया क्या, घंटी दी, घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, घंटी बजाई और भोजन दिया, घंटी बजाई और भोजन दिया, घंटी बजाई और भोजन दिया। तो घंटी बजाने के बाद और जब भोजन हमने दिया तो देखा कि इसके में क्या हो रहा है, इसके में देखा कि यहाँ पे सलाइवा आ रहा है, कुत्ता जो है वो कुत्ता जैसे ही या देख रहा है भोजन को, जैसे ही भोजन को देख रहा है, घंटी बजाने के साथ भोजन में देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, यह इसको सलाइवा आ रहा है, यानी लार इसको आ रही है, लार का आना। अब यहाँ पे हमने अनकंडीशन किया था हमने, अब यहाँ पे कंडीशन जोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे घंटी को साथ में जोड़ दिया, पहले अनकंडीशन था, भोजन इसी दिया था, अब हम कंडीशन कर रहे हैं कि इसके साथ में कुछ चीज जोड़ रहे हैं, घंटी को जोड़ रहे हैं, तो अब इसे कहेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशनिंग हो रही है, कंडीशनिंग किया जा रहा है, कंडीशनिंग किया जा रहा है, कंडीशन स्टिमुलस है, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस है। अब इसके यहाँ देख रहे हैं कि जो है वो लार वैसे ही आ रही है, लार ऐसे ही आ रही है, भी हमने भोजन दिया नहीं उसको, बट देख रहे हैं, इसको देख करके वो रिस्पॉन्स कर रहा है क्या, कि वह देख रहे हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पे लार आने का, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी लार हुआ दे रहा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन से रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं, जब ये आफ्टर कंडीशनिंग में कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे भोजन हटा दे रहे हैं, खाली घंटी बजा रही है, लगातार कई बार हुआ, यह लगातार कई बार हुआ कि घंटी बजाई भोजन दिया, 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 घंटी बजाई भोजन दिया। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, ये गुटखा है, ये गुटखा है, और यहाँ पे बिना निकोटीन वाला,
बगैर निकोटीन वाला, बगैर निकोटीन वाला। यहाँ गुटखा, गुटखे को यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, 9 था, 8 था, 7 6 5 4 3 ऐसे। तो यहाँ पे 1 2 3, हम ये इसको घटाते गए, इसको बढ़ाते गए, इसको इसको जो है घटाते गए और इसको बढ़ाते गए इधर। तो हमने देखा कि ये था, यहाँ पे घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजा करके खाना दे रहे हैं, घंटी बजा करके खाना दे रहे हैं, घंटी बजा करके खाना दे रहे हैं। तो घंटी बजाना, हमने 10 बार घंटी बजाई खाना दिया, हमने 9 बार घंटी बजाई खाना दिया, हमने 8 बार घंटी बजाई खाना दिया, हमने 7 बार घंटी बजाई खाना दिया, हमने 6 बार घंटी बजाई खाना दिया। हम जो है घंटी बजाना धीरे धीरे कम कर दिया, हमने 1 बार घंटी बजाई खाना दिया, 1 बार घंटी बजाई खाना दिया। देख रहे हैं कि अभी भी बच्चे को आ रही है। अब हम देख रहे हैं 0 बार घंटी बजाई, घंटी बजाई नहीं, अभी भी देख रहे हैं क्या उसका लाभ आ रहा है। ये हो गई क्या उसकी, ये हो गई कंडीशनिंग। तो ही यहाँ पे घंटी लगातार 10 बार घंटी बजाया भोजन दिया, 9 बार घंटी बजाया भोजन दिया, 8 बार घंटी बजाया भोजन दिया, बार बार घंटी बजा, बार घंटी बजा, घंटी बजा करके भोजन दिया, घंटी बजा करके भोजन दिया, घंटी बजा करके भोजन दिया, घंटी बजा करके भोजन दिया। अब घंटी का बजाना उसने कम कर दिया, बिल्कुल 0 पे आ गया, 0 पे आ गया। 0 पे आने के बाद देखा कि बच्चे के मतलब कुत्ते के पास अभी भी लार आ रही, यानी अब वह बिना घंटी के भी देख रहा है, घंटी नहीं बजा रही जा रही है। टाइम देखा, उसी टाइम को एग्जैक्टली टाइम को, एग्जैक्ट टाइम जो है उस टाइम को, जब भोजन का टाइम होता है, जिससे बेल बजती है ना, बेल बेल बजती है, तो आपके अंदर भूख नहीं होती, तभी भी जो है भूख लगने लगती है। आप अपने आप को खुद ही देखिए, जब रोज रोज अगर उसी भूख पे रहते हैं, भूख पे रहते हैं, तो आपके अचानक वो कंडीशनिंग हो जाती है। मान लीजिए आप रोज, आप यहाँ पे 10:30 रोज कॉलेज अगर आना शुरू कर दीजिए, 10:30 रोज कॉलेज आना शुरू कर दीजिए, तो आप चाहे जहां भी रहे, अगर घर भी चले गए तो आपको याद आएगा 2 दिन 3 दिन तक, यार हमको कॉलेज जाना है, हमको कॉलेज जाना है। क्यों? क्योंकि आप 10:30 कॉलेज के कंडीशन हो गए थे, कॉलेज के लिए कंडीशन हो गए थे, वो चीज आपको चाय पानी वो सब आना चाहिए, तो आप उसके लती हो गए थे, उसको बोलते हैं लत करना। तो ये कंडीशन मतलब होता है क्या, लत करना। तो ये लत बनाना, आदत बनाना, आदत बनाने पर ये चीज, यह प्रयोग करी गई थी। इसी को उन्होंने प्रयोग किया हुआ था, पाओलो जी ने, पाओलो जी ने प्रयोग किया हुआ था। तो यहाँ पे घंटी बजा करके लार को कम किया गया, मतलब लार दिया गया, लार का आना देखा गया। बाद में जो है भोजन को कम कर दिया, मतलब भोजन को दिया गया, मतलब भोजन को नहीं दिया गया, खाली घंटी बजाया गया, घंटी बजाएगा, घंटी बजाएगा। अब जो चौथी कंडीशन है आफ्टर कंडीशनिंग वाली, उसमें चर्चा करते हैं, उसमें देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर कंडीशन में, खाली घंटी बजाई गई, जैसे यहाँ पे घंटी बजाया गया था, कोई लाभ नहीं आई, अब घंटी बजाया जा रहा है। अब वही सेम यही वाली चीज यहाँ पे दी जा रही है, यहाँ पे भी न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जा रहा है, यहाँ पे भी न्यूट्रल स्टिमुलस, खाली घंटी बजाई जा रही है, बट यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस है, यानी पहले कंडीशन कर दिया गया, इसकी कंडीशनिंग कर दी गई, अब वही घंटी बजाई जा रही है। घंटी देना, घंटी बजाना, घंटी बजाया। अब यहाँ पे कुत्ता है, कुत्ता है, अब ये कुत्ता देख रहा है, फिर भी इसकी लार आ रही है, फिर भी इसको लार आ रही है, मतलब घंटी बजा, लार आ रही है, लार आ रही है, घंटी बजा, लार आ रही है। अब यह घंटी बजा कैसे, इसने अभी इसको कंडीशनिंग कर दी है, कंडीशनिंग कर दी है ड्यूरिंग, कंडीशनिंग के दौरान घंटी के साथ में भोजन जोड़ा हुआ था, घंटी के साथ भोजन जोड़ा हुआ था। अब भोजन धीरे धीरे कम कर दिया, खाली घंटी बजा रहा है, तो देख रहा है फिर भी क्या हो रहा है, उस टाइम पे उस कुत्ते को लार आ रही है, उस कुत्ते को लार आ रही है। तो जो घंटी बजाना हुआ है, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कंडीशन स्टिमुलस। तो ये होगा, इसे कहेंगे कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस। और इसे कहेंगे क्या, कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसे क्या कहेंगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्या कहा, इतनी बातों में आप समझ गए होंगे, इतनी बातों में आप समझ गए होंगे। एक बार मैं वापस से रिवीजन कर रहा हूँ, वापस से रिवीजन कर रहा हूँ, फिर मैं थियरी पे आऊंगा, वापस से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, फिर थियरी पे आऊंगा। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। पहले में क्या किया गया, यहाँ पे 4 कंडीशन है, एक बिफोर कंडीशनिंग, एक बिफोर कंडीशनिंग, एक ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले क्या किया गया कि जो कुत्ता है, कुत्ते को बहुत भूखा रखा गया, भूखे कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। तो ये नेचुरल है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को या किसी को भी अगर बहुत समय तक भूखा है, तो उसके सामने अगर भोजन होगा तो ऑटोमेटिक उसको लार आने लगेगी। ये देखा गया, तो लार आ रही थी, जिसको कहा गया, जब ये जो भोजन रखा गया तो इसे कहा गया अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कोई कंडीशनिंग नहीं थी, फिर भी देखा गया कंडीशनिंग में, और लार आना वहां पे रिस्पॉन्स था बिना भोजन के। अब कहा कि भोजन अगर हटा देते हैं,
भोजन हटा देते हैं, भोजन हटाने के बाद भी क्या देखते हैं, लार आती है क्या, आएगी। उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि घंटी बजाया, एक ऐसी वस्तु ली, न्यूट्रल वस्तु ली, एक न्यूट्रल स्टिमुलस लिया। स्टिमुलस मतलब वस्तु, स्टिमुलस मतलब वस्तु, वेरिएशन मतलब कोई एक चीज है, उसको देख करके, कोई एक चीज है उसको देख करके। स्टिमुलस ये भी हो सकता है, ये एक स्टिमुलस है। यानी हमने किसी को रख दिया, जैसे मम्मी है, मम्मी एक यहाँ पे बात कर लें तो मम्मी एक इसी पे छोटा हट करके यहाँ से ले लेते हैं। जैसे माँ है, माँ को क्या किया कि एक बच्चा है, माँ से बहुत ही लगा हुआ है, माँ से लगा हुआ है, तो लगाव है। जैसे उसने माँ को देखा, माँ के जैसा कपड़ा देखा, तो माँ के साथ में लगाव है, तो माँ के साथ में लगाव है, तो लगाव के साथ में करने लगेगा। बट वहीं अगर कोई चीज दूसरी चीज है, माँ के जैसा ही चीज है, तब तो लगाव आएगा। माँ के जैसी अलग कोई चीज है, माँ के जैसे कोई पेड़ रख दिया, तो पेड़ के साथ में उसका कोई लगाव नहीं होगा। लगाव उसको नहीं जानता है, उसको नहीं जानता, खाली माँ को जानता है। तो माँ को देख करके रोने लगेगा, या माँ की जैसी शकल को देख करके रोने लगेगा। यहाँ पे भोजन क्या है, माँ, भोजन है माँ। वही दूसरी चीज है, कोई पेड़ रख दिया या कोई और वस्तु रख दी, उसको कह दिया उससे लिपटो, तो बच्चा उसके साथ में कोई उसका संबंध नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है। घंटी क्या है, घंटी के साथ में उसका कोई संबंध नहीं। घंटी एक ऐसा न्यूट्रल स्टिमुलस है जिससे कुत्ते का कोई रिलेशन नहीं है, कुत्ता उसके साथ में कोई लगाव नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई इसका कोई लार नहीं आया, यानी इसके साथ में कोई कंडीशनिंग रिस्पॉन्स नहीं आई। यानी इसके साथ में इसको देख करके, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि इस स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स आना। ध्यान करिए, यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु को देख करके रिस्पॉन्स करना, वस्तु को देख करके रिस्पॉन्स करना। जैसे मान लीजिए कोई भी है, अगर मान लीजिए एक बच्चा है, मम्मी पापा जो है बहुत दूर से आ रहे हैं, तो लोग बच्चा क्या करता है, बहुत खुशी मनाता है, बहुत खुश रहता है, और जाकर के गले लिपट जाता है, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। क्यों? क्योंकि वो मम्मी क्या है, मम्मी एक स्टिमुलस है, और बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है, वो खुशी का होना, खुशी का होना। तो ऐसे यहाँ पे भी है, स्टिमुलस को देख करके यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है, लार का आना। ऐसे ही यहाँ पे स्टिमुलस को देख करके यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है, लार का नहीं आना, लार का नहीं आना, ये रिस्पॉन्स है। यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्स आया, लार का नहीं आना। अब यहाँ पे बात करते हैं, यही चीज को यहाँ लाया गया, इसके साथ में कंडीशनिंग कर दी गई। कंडीशनिंग कैसी करी गई कि घंटी के साथ में भोजन साथ में जोड़ दिया गया, घंटी के साथ में भोजन जोड़ दिया गया। जब भोजन जोड़ा गया तो देखा गया कि कुत्ते को लार आ रही है। लार आना कैसे हुआ, लार आना कैसे हुआ, ये घंटी को दोनों को बजाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लार आ रही थी, भोजन और कुत्ते को देख करके लार आ रही थी। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है, घंटी के साथ में जब भोजन दिया जा रहा है, तो लार आ रही। अब क्या किया, इसी को प्रयोग के दौरान कई बार प्रयोग किया गया। इसी को, ये वाला जो थर्ड फेज था, थर्ड फेज को कई बार लिया गया, कैसे लिया गया, वो मैंने आपको बताया कि कई बार लिया गया। एक बार, एक बार, यानी घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, देखा ला रही, घंटी बजाएगी, भोजन दिया गया, देखा ला रही, घंटी बजाएगी, भोजन आया, ला रही। अब यहाँ पे क्या किया, घंटी बजाने की मात्रा जो है कम करा गया। भोजन वही था, घंटी बजाने की मात्रा, मतलब घंटी बजाने की मात्रा वही से मतलब यहाँ पे घंटी बजाना वही है, खाली भोजन जो है, भोजन का क्या किया गया, ड्यूरेशन कम किया गया, भोजन का ड्यूरेशन कम किया गया। घंटी बजाया जा रहा है, घंटी उतना ही बजाया जा रहा है, घंटी बजाना पूरा रखा, भोजन कम कर दिया, घंटी बजाना उतना ही रखा, भोजन कम कर दिया। देख रहा है फिर भी इसको लार आ रही है। एक समय ऐसा आया कि भोजन नहीं दिया गया, खाली घंटी बजाई जा रही है, फिर भी देख रहे हैं कि लार आ रही है। भोजन नहीं दिया गया, यहाँ पे ये क्या है, घंटी बजाना और भोजन, घंटी, भोजन प्लस घंटी। यहाँ पे घंटी बजाई जा रही उतनी ही मात्रा में, घंटी उतनी ही मात्रा में बजाई जा रही है, प्लस यहाँ पे भोजन क्या है, भोजन की मात्रा कम करी जा रही है। भोजन धीरे धीरे, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब भोजन की मात्रा कम कर दी गई, धीरे धीरे भोजन की मात्रा कम कर दी गई। घंटी वही है। एक समय आया कि देखा गया कि भोजन नहीं है, फिर भी घंटी बज रही है और लार आ रही है, घंटी बजाई जा रही है और लार आ रही है। तो ये चीज क्या हुआ यहाँ पे, यह इसके साथ में इसका पूरा का पूरा एसोसिएशन हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं एसोसिएशन थ्योरी भी। ध्यान करिएगा, इसीलिए इसको कहते हैं एसोसिएशन थ्योरी भी। एसोसिएशन किससे हुआ, इससे और इससे, यानी घंटी से और लार से एसोसिएशन जुड़ गया। वो जोड़ने का काम कौन किया, जोड़ने का काम यह भोजन ने किया। घंटी के साथ में जो भोजन दिया गया था, वही भोजन जो है आकर के जुड़ गया। चलिए किसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम मोदी गवर्नमेंट की चर्चा कर लेते हैं, मोदी गवर्नमेंट की, इसी पे एक चर्चा करते हैं, ताकि आपको ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, बच्चों के कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार 2014 के पहले बिल्कुल डल थी, 2014 के पहले बिल्कुल डल थी।
बीजेपी सरकार 2014 के पहले डल थी, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब कांग्रेस सरकार इतनी हावी थी कि 2 बार वह इलेक्शन जीत चुकी थी और 2 बार जो है वो पूरे 5-5 साल का उसने कार्यकाल निभाया हुआ था। अब क्या हुआ कि बीजेपी सरकार को लगा कि अगर हम आगे नहीं आए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा चेहरा खोजने की कोशिश करी कि ऐसा चेहरा खोजते हैं कि उस चेहरे से बीजेपी जो है बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाए, और लाइमलाइट में आ जाए। तो वही क्या किया उन्होंने, चेहरा रखा सामने, चेहरा रखा सामने। कौन सा चेहरा? चेहरा रखा मोदी जी का। ध्यान करिएगा, मोदी जी का चेहरा सामने रखा, यानी यहाँ पे भोजन, भोजन जो है वो कौन है, भोजन क्या रख सकते हैं, मोदी जी। मोदी जी को सामने रखा और लगातार लगातार जो है बीजेपी का हर जगह पे, बीजेपी का हर जगह पे जो झंडा इन्होंने इन लोगों ने जो है आगे किया। सामने किसको रखा, सामने रखा मोदी जी को, और बीजेपी को आगे लेके आए, बीजेपी को मतलब मोदी जी को आगे लेके आए, मोदी जी को सामने रख करके बीजेपी को आगे लेके आए। अब क्या हुआ, मोदी जी और बीजेपी जी, मोदी जी और बीजेपी दोनों जो है आगे आगे आए। अब आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में मोदी जी का कार्यकाल, जैसे जैसे मोदी जी का वर्चस्व या मोदी जी का जो प्रभाव है वह प्रभाव कम नहीं होगा, बट अब उनकी एज होगी तो मोदी जी इतने इतने सक्षम नहीं होंगे, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा, मोदी जी का प्रभाव कम होगा और बीजेपी जो है वैसे ही अस्तित्व में रहने लगेगी। तो अस्तित्व में रहने लगेगी, लोग बीजेपी को उतना ही चाहेंगे जैसे क्या है, यहाँ मोदी जी अगर कम भी हो गए, मोदी जी नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी को लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी है, बीजेपी है। बीजेपी मान किसको रहे हैं, बीजेपी को मान किसको रहे, मोदी जी। बीजेपी को मान किसको रहे, मोदी जी। वैसे यहाँ पे है, जो भोजन आया, घंटी बजी, घंटी बजी, वैसे ही घंटी बजने को कुत्ता देख रहा है कि घंटी बजने को उसमें भोजन ही है, घंटी बजने को भोजन ही है, घंटी बजने को भोजन ही है। तो घंटी के साथ में उसने भोजन को बिल्कुल एसोसिएट कर लिया, लिंक कर लिया, उसका ला का आना बिल्कुल स्वाभाविक हो गया। वैसे ही सेम जैसे मैंने आपको यहाँ बताया बीजेपी और मोदी जी को लेकर के, बीजेपी और मोदी जी का जैसे एसोसिएशन हुआ और पूरी पब्लिक बीजेपी 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 कमल कमल करने लगी, वैसे ही यहाँ पे भी है कि कंडीशन करके हम किसी भी चीज को सुधार सकते हैं, किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी होती है क्या, वो जरूरी होता है वो एक स्टिमुलस, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जरूरी होता है। उसी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के जरिए आप कंडीशनिंग कर सकते हैं। यही सिद्धांत जो है देने का काम किया किसने, यही सिद्धांत जो है देने का काम किया इवॉन पी पाउलो ने। उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के जरिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस के जरिए हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, व्यक्ति के आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी खाली घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, फिर भी व्यक्ति जो है उसका वो कंडीशनिंग शुरू ही है और वह उस पर आ रहा है, चल रहा है, बिल्कुल रूटीन में आ रहा है। ऐसे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, हम किसी की आदतों को छुड़ा सकते हैं, किसी की आदतों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे काम पहाड़ा पढ़वा सकते हैं, बहुत सारी बातें हम करवा सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे आपने इसका एप्लीकेशन समझ लिया, एप्लीकेशन समझ में आ गया। चलिए हम इसी में अब आगे बात करते हैं कि क्या होता है, क्या होता है। अब इसको जो है इसके एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए, अब इसका इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। चलिए, या तो समझ में आ गया, मुझे चैट करके बताइएगा तो हम आगे बढ़ते हैं, चैट करके आगे बताइएगा तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है, अगर समझ में आ गया हो तो। अब इस सिद्धांत से पशु, इस सिद्धांत से पशु मनुष्य के व्यवहार में, पशु मनुष्य के व्यवहार को सुधारने में मदद मिलती है, सुधारने में मदद मिलती है। क्या होता है इससे, पशु के और जो है मनुष्य के व्यवहार को परिमार्जन करने या सुधारने में मदद मिल सकती है। अब इसे इसे क्या क्या कहा जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे कहा क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं जो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसको और क्या क्या नामों से जाना जाता है वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने पीछे तो एक नाम पढ़ लिया, पीछे हमने एक नाम पढ़ लिया, वो जो हमने पीछे नाम पढ़ा था इसी का क्या नाम था जरा बताइएगा। तो हमने पीछे इसका नाम पढ़ लिया, इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम जिससे इसको संबोधित किया जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा क्या, हमने परिमाणात्मक, परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इसे कहा जाता है परिमाणात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इसे और क्या कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये भी है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसलिए कहा जाता है
कि यहाँ पे जो घंटी की धुन है, घंटी की धुन है, घंटी में क्या है, धुन आती है, घंटी में धुन आती है, वहां पे संगीत आता है। शास्त्रीय मतलब संगीत, शास्त्रीय मतलब संगीत, तो यहाँ पे घंटी की धुन है, तो घंटी की धुन बजा करके हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसका स्टिमुलस कर रहे हैं। तो जैसे आप अभी कभी देखिए पढ़ रहे हैं तो म्यूजिक लगा करके सुनते हैं, तो म्यूजिक लगाना सभी को पसंद है, म्यूजिक सुनना सभी को पसंद है, इवन इवन हियरिंग इम्पेयरमेंट को भी पसंद है। तो अगर आप घंटी मतलब वो म्यूजिक लगा करके सुन रहे हैं, तो आप उस म्यूजिक से आप अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। ऐसे आप कहीं भी चलिए, खेतों में चले जाइए, कहीं बाजार में चलिए, या कोई काम करिए, तो आप म्यूजिक लगा करके सुनते हैं। तो यहाँ ने उसी को चुना, उसी को क्यों चुना, उसके पीछे कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि उन्होंने घंटी को ही क्यों चुना, घंटी को ही क्यों चुना, और इसको क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत क्यों कहा जाता है, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है, इस प्रश्न के पीछे का लॉजिक क्या है कि संगीत जो है, घंटी बजाने में क्या है, संगीत है, वह शास्त्रीय शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्या, उसमें संगीत है, उसी संगीत के जरिए व्यक्ति जो है वह वहां पे उसको ये उससे जल्दी, उससे आसानी से वो जो है क्या हुआ, वहां पे वह कंडीशनिंग हो जाएगी, किसके जरिए, संगीत के जरिए आसानी से कंडीशनिंग हो जाएगी। इसलिए जो है घंटी को चुना गया, घंटी बजा करके, घंटी बजाने में वो संगीत है, उस संगीत के जरिए जो है वह आसानी से उसके साथ में कंडीशनिंग हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आता है। और जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय मतलब क्या कि वहां पे संगीत, वहां पे ध्वनि, वहां पे आवाज, वहां पे ध्वनि आवाज संगीत, इनको जो है लेकर के कहा गया, इसीलिए उसे कहा जाता है शास्त्रीय। ये भी याद रखिएगा। तो पहला हुआ क्या, परिमाणात्मक अनुबंध सिद्धांत, दूसरा हुआ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरे को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूं आप ये नोट करिएगा, इस पर प्रश्न आते हैं और बहुत ही बारीक तरह से प्रश्न आते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी को कहते हैं प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन। जो पहले भी इस पर किया जाता था, इसीलिए इसको कहते हैं प्राचीन अनुबंधन, इसीलिए इसको प्राचीन अनुबंधन किया जाता है। और ये हमारी लर्निंग में सबसे बिलो लेवल का ये माना जाता है, सबसे बिलो लेवल का। हालांकि ये गिनती पढ़े, रट्टा मार, इसको कहते हैं रट्टा मार, ये रट्टा मार है, रट्टा मार करा दो बच्चे को आ जाएगा। रोट मेथड है, तो रोट मेथड में अब इसका कोई जगह नहीं है। रोट मेथड को जब से बंद कर दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, तब से इसका रोल कम हो गया है। अब देखिए कोई पढ़ा पढ़ाता है क्या रोट करा करके, नहीं तो पढ़ा पढ़ाया जाता था, खड़े हो जाओ चलो पढ़ो, खड़े हो जाओ चलो पढ़ो, 1 महीने 2 महीने लगातार, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौको आठ, दो पच्चे 10, तो कंडीशनिंग जैसे ही आया 4 बजा, तो बच्चे का ऑटोमेटिक दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौको आठ, दो पच्चे 10, दो चौका 12 आने लगता था। 7 बजे का पीरियड होता था, 3:30 बजे का पीरियड होता था, 5 बजे का पीरियड होता था, चलो भाई सभी लोग आ जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ, 2 लोग खड़े होंगे, 2 लोग पढ़ा पढ़ेंगे, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, और वहां पूरा पूरा समाज जो है, आसपास के गांव के लोग, अब उनको भी मधुर आने लगी। अब बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, अब कहेंगे दो के दो, फिर दो दूनी चार, ऐसे। जैसे आपके गांव वगैरह में, गांव वगैरह में, गांव में या आसपास के जहां पे मंदिर वगैरह होते हैं, तो मंदिर वगैरह में क्या होता है, वहां पे रोज सुबह जो है वो भजन बजने शुरू हो जाते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो सुबह में ही, बिल्कुल सुबह हुई कि वो जो है हनुमान चालीसा या शिव चालीसा वो स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हो गया, तो सुबह ही जैसे जैसे वो बजेगा, वैसे वैसे आप अपना काम भी शुरू करेंगे, और अपना काम भी करते रहेंगे, साथ साथ में आप मधुर भी ध्वनिया भी चलती रहेंगी, तो आप उस ध्वनि के साथ में क्या हो गए, कंडीशन हो गए, कंडीशन हो गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, संबद्ध प्रतिक्रिया, इसी को कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया, और नाम है इसका संबद्ध, या संबंध कह ले, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया। संबंध प्रतिक्रिया मतलब क्या, एक दूसरे के साथ में संबंध, इसका और इसके साथ में संबंध है, एसोसिएशन है, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन भी, एसोसिएशन भी कहते हैं इसको, एसोसिएशन रिस्पॉन्स, इसी को हम एसोसिएशन रिस्पॉन्स, अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको एसोसिएशन रिस्पॉन्स। चलिए आगे चलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, और नामों से क्या जानते हैं, तो इसको कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नाम आता है याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको अनुबंधित क्यों कहते हैं कि इन दूसरों के साथ में बंधन हो गया है, दूसरों के साथ में जुड़ गए हैं, यह बॉन्डिंग हो गई है, बॉन्डिंग हुई, इसलिए अनुबंधित इसको कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या इसे हम जो है परंपरागत अनुकूलन भी कहते हैं, इसे परंपरागत अनुकूलन भी कहते हैं, परंपरागत
अनुकूलन, परंपरागत अनुकूलन भी इसे कहते हैं। तो ये इतने इसके अलग अलग नाम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या बात कही जा रही है। ये सब हो गया, इसमें चर्चा हमने कर ली। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये सब चर्चा हमारी हो गई, इसी में हमने बता दिया। इसको हम इस तरह से और भी ले सकते हैं एक चार्ट में, कि जो चार्ट है यहाँ पे, कि इसको प्रयोग जो है, प्रयोग कहा गया है इसको, कुत्ते पर प्रयोग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये सब चर्चा होगी। इस पर मैंने बात बता दी। एक और ले लेते हैं इसी में, कि क्या कहा गया है, घंटी बजाना लार का गिरना। यहाँ पे एक चीज और है, कि जब हम कंडीशनिंग करें तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। कंडीशनिंग करते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, कंडीशनिंग करते समय, यानी जब हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या, कि दोनों के बीच में अंतर हो। जो है, घंटी बजाना और समय दोनों में अंतर हो। यानी भोजन, घंटी बजाना और जो समय है, भोजन और घंटी बजाने में दोनों में अंतर हो थोड़ा। घंटी बजाना, घंटी बजाना और उसका समय, और समय दोनों में अंतर, और जाकर के कंडीशनिंग होगी। अंतर रखे, जैसे कैसे पहली घंटी बजाई, यहाँ पे एक घंटी बजाई, तो देखा कितने लार का गिरना, या घंटी और लार का गिरना, घंटी बजाई और लार का गिरना, लार का पहली घंटी बजाई तो देखा कि 10 ग्राम लार गिरी, 10 ग्राम गिरी। फिर दूसरी बार घंटी बजाया, तो क्या हुआ, देखा कि 13 ग्राम, भोजन के साथ में, ये हुआ। अब इसके बाद तीसरी, यहाँ पे अभी आप बढ़ा रहे हैं, फिर 15 ग्राम, 15 ग्राम लार गिरी। फिर घंटी बजाई, भोजन दिया तो देख रहे हैं 20 ग्राम, 20 ग्राम लार गिरी। फिर पांचवी बार दिया तो देखा कि 25 ग्राम, 25 ग्राम लार गिरी। अब इतना तो हो गया, आपने टॉप लेवल तो पहुंचा दिया, कंडीशनिंग आपने कर दी। अब कंडीशनिंग कर दी, अब यहाँ क्या करना है, प्लस भोजन था यार, भोजन, भोजन प्लस भोजन, प्लस भोजन, प्लस भोजन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अब धीरे धीरे कम करना है। यहाँ पे जब छठवीं बार जब घंटी बजाएंगे तो भोजन को कम करेंगे, भोजन का समय बाद में, भोजन के समय को बहुत बाद में देंगे। भोजन का जो समय है उसमें, जो समय साथ में दे रहे थे भोजन को, अब भोजन के समय को, ड्यूरेशन को कम करेंगे। ध्यान करिए यहाँ पे क्या है, भोजन के समय को थोड़ा कम करेंगे। यानी यहाँ पे जैसे घंटी बजाई तो 10 मिनट के बाद, या आधे सेकेंड, 1 मिनट के बाद, यहाँ पे 1 मिनट के बाद आप यहाँ पे भोजन दीजिए, 1 मिनट के बाद भोजन दीजिए, तो देखिए फिर भी वही 25 ग्राम लार गिरेगी, 25 ग्राम। फिर आप फिर 7वीं बार घंटी बजाइए तो यहाँ पे 2 मिनट बाद भोजन दीजिए, फिर देखेंगे वही 25 ग्राम ही लार गिरेगी। फिर 8वीं बार दीजिए। अब दीजिए धीरे धीरे घंटी बजाइए, और जो भोजन है, भोजन का समय धीरे धीरे घटाते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कि लंबा समय देंगे, आधे घंटे बाद भी भोजन देंगे, तभी भी देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर में जो है वो लार आ ही रही है, लार गिरी रही है, मतलब वो कुत्ते के अंदर लार गिरी रही है। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि उसके समय में, दोनों में अंतर होना चाहिए, भोजन और समय में अंतर होना चाहिए। पहले कंडीशनिंग कर ली, कंडीशनिंग यहां तक कर ली। अब जब कंडीशनिंग को घटाने की बारी आएगी, तो अब वहां पे क्या करेंगे, अब समय और भोजन के समय को घटा देंगे। घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने में समय थोड़ा सा उसका, थोड़े समय बाद भोजन देंगे, और उससे और समय बाद भोजन देंगे, और समय बाद भोजन देंगे। एक समय आएगा कि भोजन ही नहीं देंगे, तभी भी ये बच्चे क्या हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे, बिल्कुल कंडीशन हो जाएंगे। तो ऐसे ही कंडीशनिंग यहाँ पे हो जाती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसका इम्प्लीकेशन, शैक्षणिक में निहितार्थ क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इतना तो हमारी समझ में आ गया कि क्या होता है ये। शिक्षा में प्रयोग कैसे है, तो कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि इसको रटने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को गिनती पढ़ाने में मदद करवा सकते हैं।
जो खराब आदतें हैं उनको सुधारने में मदद कर सकते हैं। के आधार पर स्वच्छता बनाने में क्या करा सकते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ का शैक्षणिक निहितार्थ शैक्षणिक निहितार्थ यानी शिक्षा में कहाँ प्रयोग है। अभी तक तो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था, अब शैक्षणिक निहितार्थ पढ़ लेते हैं। इसका शैक्षणिक निहितार्थ क्या होगा। शैक्षणिक निहितार्थ क्या होगा, तो शैक्षणिक निहितार्थ समझते हैं। पहला कि स्वच्छता सफाई से रहने की आदत डालना, स्वच्छता एवं सफाई से रहने का आदत डालना, आदत डालना। बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग है कंडीशनिंग पे, और भी बहुत सारे प्रयोग है। मान लीजिए आप किसी से बातचीत करते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, तो जब 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 आप बातचीत करते हैं तो आपका जो दायरा होगा यानी आप आधे घंटे के बाद, मान लीजिए 4 बजे आप बात करते हैं, 4 बजे बात करते हैं, तो 4 बजे एक दिन बात करी, 4 बजे दूसरे दिन बात करी, 4 बजे तीसरे दिन बात करी, 4 बजे चौथे दिन बात करी, 4 बजे पांचवें दिन बात करी। अब क्या होगा, अब आप बात करने में बात करने में बात करने में बात करने में अब यहाँ क्या होगा, अब पांचवें दिन अगर आपने बात नहीं करी, मतलब ये 4 बजे, 1 2 3 4 5 छठवें दिन अगर आपने बात नहीं करी, तो बात करते समय यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ये वाला व्यक्ति जो है ये आपके साथ में कंडीशन हो गया है, जिससे आप बात कर रहे हैं ये व्यक्ति आपके साथ में कंडीशन हो गया है। आपने जैसे बात नहीं करी तो सामने से ये वेट करेगा, यह बिल्कुल, ये भी एकदम बिल्कुल हैबिचुअल है कि आप बात करेंगे, क्या करेगा, यह सामने से आपको फोन करेगा, यह सामने से आपको फोन करेगा कि यार फोन क्यों नहीं आया आज, फोन क्यों नहीं आया, हम फोन का राह देख रहे थे, फोन क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, कैसे हो गई, उसके लिए ये क्या करेगा, ये आपको फोन करेगा। यानी बात करने की इसको लत हो गई है, बात करने की इसको लत हो गई है, ये बात करेगा आपको, ये बात करेगा। वैसे ही ये कैसे ही जैसे यहाँ पे ये कंडीशनिंग हुई है कि व्यक्ति लगातार बात करने पर ये बात का हैबिचुअल हो गया, तो बिना बात किए नहीं रह सकता है, बिना बात किए नहीं रह सकता है। वैसे यहाँ पे लार गिरे बिना नहीं रह सकता है, यहाँ भी कंडीशनिंग की बात है और यहाँ भी कंडीशनिंग की बात है। तो ऐसे ही हम किसी भी बात को, आदत को लगाने के लिए, आदत को छुड़ाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो सफाई से रहने का और सफाई से करने का, समय की पाबंदी का भी आदत यहाँ पे डाल सकते हैं। समय की पाबंदी बनाने का, बनाने में, समय की पाबंदी बनाने में, बड़ों का आदर सम्मान करने में, बड़ों का आदर सम्मान करने में, जब हम अपने बच्चों को व्यवहार में डालते हैं तो हम खुद करते हैं, पहले खुद करके दिखाते हैं, बच्चा भी वैसे ही करने लगता है, तो बच्चा वहां पे वह सही हो जाता है। यहाँ पे जो है शब्दार्थ, गुणा भाग, पहाड़े याद करवाने में, शब्दार्थ, गुणा भाग याद करवाने में, गलत आदतों को छुड़वाने में, गलत आदतों को छुड़वाने में, असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार से मुक्त करवाने में, असामान्य व्यवहार को मुक्त करवाने में, जो कमजोर, पिछड़े, धीमे सीखने वाले बच्चों को प्रशिक्षण देने में, बच्चों को प्रशिक्षण देने में भी इसका मदद हो सकता है। प्रशिक्षण देने में भी यह जो है यह प्रयोग या अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत काम आ सकती है। इतने जगहों पे यह जो है सिद्धांत काम आ सकता है। ये थी आज मैंने आपको पढ़ाया क्या, पावलो का सिद्धांत, पावलो का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। बहुत सारे इसमें मैंने बातें बताई हैं, उन सारी बातों को आप नोट कर रहिएगा।
इनको इतने रूपों में जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और यह जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, तो यह कुत्ते का क्या नाम था वह याद रखिएगा। और इनको कब किस लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला यह याद रखिएगा, या कब कब जो है आई थ्योरी वह यह याद रखिएगा। कैसे यह स्टिमुलस होती है उसके बाद में याद रखिएगा। जो है यूसीएस क्या होता है, यूआर क्या होता है, ये भी याद रखिएगा। ये सब बातें जो है आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए यूएस है, यूआर है, यहाँ पे नो स्टिमुलस है, नो रिस्पॉन्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूसीएस, यहाँ पे यूएस है, तो यहाँ पे यूसीएस होगा, यूसीएस होगा। और यहाँ पे यूसीआर होगा, यहाँ पे यूसीएस, यहाँ पे यूसीआर है, यहाँ पे सीएस और यहाँ पे सीआर है। तो ये याद रखिएगा, यूसीएस, यूसीआर और यहाँ पे सीएस और सीआर, ये याद रखिएगा।